हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे इस YouTube चैनल पर आप बने रहिए। आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल ले रहे हैं जो एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या फिर कॉम्पिटिटिव और अदर एग्ज़ाम देख लिया जाए, जैसे कि CDS एक जो पैटर्न है जिन पे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, बैंक हो या रेलवे हो या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो उसी सीरीज़ में हमारी ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा वीडियो का। आई होप अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं पहले। और आज के इस वीडियो में जो हम सवाल लाए हैं वो कुछ 5 से 6 सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हैं। तो हमारी जो मेन हमारा जो ध्येय है वो ये है कि आप कम से कम समय दें और उस कम से कम समय में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं वो तरीका है। बाकी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट अगर आप लास्ट फेज में हैं, आपके पास समय कम है, तो आप इन सवालों का उपयोग करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर और आप पहले कोशिश कीजिए इसको करने की, फिर हम करते हैं किस प्रकार इन सवालों को आप कर सकते हैं जो कम टाइम लें। कम टाइम में आप इन सवालों को कैसे कर पाएंगे। चलिए, तो हमारा पहला आज का सवाल जो है वो कह रहा है कि एक नाव है, वो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और उसको 45 मिनट लगते हैं। अगर वही नाव दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो उसे 25 मिनट लगते हैं। आपसे पूछा है कि अगर इसी नाव को सिर्फ केवल 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना हो तो कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली आपको ऐसे सवालों में आदत जो है वो आपको क्या है कि x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, मतलब कि ये जो x y है ये आप मान लेते हैं कि इसकी स्ट्रीम की वो है, ये नाव की वोट है, फिर आप इसको u मानते हैं, फिर इसको d मानते हैं, x माइनस वाई को u मानते हैं। लेकिन वो सब यहाँ मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपसे सवाल में अप स्ट्रीम पूछा है सीधा, ना कि आपसे ये पूछा है कि नाव की वो बताओ स्पीड या फिर आप स्ट्रीम की स्पीड बताओ। तो आप सीधा u और d में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आप इसमें खेल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सवाल को करूंगा तो किस प्रकार करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये अपने पास क्या है, इन्हें बोला 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम को u लिख सकते हैं, प्लस इसको लग रहा है 7.5, मतलब कि 15/2 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और इसको d मान लीजिए आप। इसको टोटल टाइम लग रहा है 45 मिनट, और ये हमारी पहली इक्वेशन ले लेते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है उसमें कहा गया है कि उसको 2.5 किलोमीटर मतलब कि 5/2 अप स्ट्रीम जाने में, और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको टाइम लग रहा है कि एक्चुअली कितना, 25 मिनट। ये बात क्लियर है? ओके, अगर ये बात क्लियर है तो आप एक बात बताइए, इस 2 को आप अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर पड़ेगा? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इस इक्वेशन को आप इस प्रकार लिख सकते हो। जैसे मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को वापस से यहाँ लिखूँ तो आप लिख पाओगे इसको 10u + 15d = 90 मिनट्स। 10u नहीं मेंशन किया मैंने, ओके। और आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हो आप 5u प्लस इसको आप इसको आप अगर 10d और ये 50 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ओके, अगर हम इसको जैसे हम क्या करते थे, जैसे 2 इक्वेशन अगर हमारे पास होती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे? एक्स वाई कुछ दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो इसमें से हम कुछ इस प्रकार इनको ऐड करके या माइनस करके कुछ इस प्रकार एलिमिनेट कर देते थे। एक जो हमारे पास एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल उसको एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। वही सेम कंसेप्ट यहाँ लगाना हमें। जैसे अगर हम इनको जो डी थे, हमसे पूछा नहीं है सवाल में, डी के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1.5 से कर दें तो 15 बन जाएगा। ओके, तो इसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितना, सर पूरी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें, जैसे 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये पूरी दोनों इक्वेशन में इधर लिख देता हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे अब ये है, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 10u + 15d = 90 मिनट्स, और नीचे वाले को आप क्या लिखोगे अगर 1.5 से करोगे तो ये 7.5u प्लस ये 15d हो जाएगा, 15d, और 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 75 मिनट्स हो जाएगा। ओके, ये मिनट्स में है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5u
और ये डी से डी कट 15D से कट जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 90 में से 75 गए तो 15 मिनट। आप पाएंगे कि जो u है वो कितना आ जाएगा, एक्चुअली u आपके पास आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.5 इंटू 6 करेंगे 50 बन जाएगा। ओके, तो ये 6 मिनट आ जाएगा, 6 मिनट वैल्यू आ गई इसकी। और आपसे पूछा है कि अब u आपको पता है, आपसे सवाल में क्या पूछा है कि 6u जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर u जाने में उसको 6 मिनट लगता है, ओके, तो 6u जाने में कितना मिलेगा, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 मिनट। आई होप ये आंसर, हाँ ये देखिए ये ऑप्शन में है। तो आपको किस प्रकार सवाल को सॉल्व करना था वो मैंने आपको तरीका बताया। ये आपको थोड़ा लेंदी इधर लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये आपको समझाया है। अगर आप इस सवाल को खुद ही करेंगे तो आप कम समय में कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी जो कैलकुलेशन है ना, ये इतना पोर्शन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप माइंड में कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपको ये लिखना है और इसमें एलिमिनेट करके सीधा यू की वैल्यू निकाल देनी। तो आई होप आपको ये बेहतरीन तरीका और ये बेहतरीन सवाल समझ में आया होगा, किस प्रकार मैंने कम समय में कर दिया सवाल को। इसी सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो देख लेते हैं। ओके, ये जो नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपसे ये सवाल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, और बन भी रहा है तो कितना टाइम ले रहा है। ओके, अगर मैं इस सवाल को करूँगा तो किस प्रकार करूँगा वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक आइडेंटिटी की याद दिलाना चाहूँगा इस सवाल को देख के, क्योंकि ये देखिए आप अलजेब्रा में है और 4 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो ये थोड़ा टिपिकल सा आपको लग सकता है देखने में, लेकिन उस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। और वो आइडेंटिटी एक्चुअली अलजेब्रा की नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हम यहाँ कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जैसे अपन पढ़ते थे ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, कोई भी ले लो उसके बराबर में x ले लिया, और हम अगर ये वेरिएबल चेंज करते थे, जैसे इसको b sin थीटा, तो ये माइनस में आ जाता था। ओके, बीच का अगर वेरिएबल चेंज करें तो a cos थीटा, ये आपको याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होगी भी। तो हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करते थे तो हमारे पास क्या आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर में होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इससे ये वाली वैल्यू निकाल पाते थे। यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे और आप देखना सवाल कितनी आसानी से हो जाएगा। चलिए, ये डराइव कैसे होता था वो आपको बता देता हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता था, ये कुछ इस प्रकार बनता था, ये यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमें ये सीधा आंसर मिल जाता था। लेकिन हम क्या है, अगर ये कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे तो इसमें जो ये पोर्शन है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो रहा है, यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा वहाँ ये 1 नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा मान लो अगर इसको एक्स स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मान सकते हैं ना, तो अगर हम इन सब चीज़ों को इसी तरीके से रख दें, और मैं आपको एक जो मल्टीप्लिकेशन है उसका भी किस प्रकार हमने इसको ड्राइव किया वो भी बता दूंगा बाद में। पहले आपको ये ट्रिक बता देता हूँ, करना क्या है आपको। एक्चुअली अगर हम रख दें ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता था यहाँ, इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो इसके बराबर में है उसकी वैल्यू मान लो इसके बराबर में ये जैसे होता था, तो हम क्या करते थे, इक्वल टू में इसका स्क्वायर कर देते थे। तो इधर क्या इसके बराबर में क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। ये बात क्लियर है। और मान लो हमें निकालना था, जो वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम t मान लेते हैं, तो t स्क्वायर। आप बस चीज़ों को देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्राइव कैसे किया है मैंने। a स्क्वायर की वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू 17 और 64 प्लस t स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आई थिंक ये आपके पास 361 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे, और टी की वैल्यू पूछिए तो अंडर रूट कर देंगे, टी की वैल्यू आपके पास 19 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी और समझ में आ गया होगा कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके यहाँ अलजेब्रा में हमने आंसर निकाला है। चलिए, अब इसका काम क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको डेराइव कैसे किया है हमने, जो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि आप सर किस प्रकार आपने ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। एक्चुअली ये है कुछ नहीं, ये बस सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 8 और ए एक्स ए वाई माइनस बी एक्स जो है, और इसको अगर टी मान लें, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये सवाल ये जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार मैंने मल्टीप्लाई किया है, वो आपको समझा देता हूँ। ओके, तो मैं आपको बताने वाला था कि डेराइव कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये आपने ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 8, और इसको हमने ले लिया ए एक्स, इसको हमने ले लिया ए
वाई माइनस बी एक्स। अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं और इसको हमने टी के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे और आपके पास वो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अगर हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये डेराइव करना थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको बस उनसे कंपेयर करना है। ओके, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2ab एक्स वाई। जल्दी जल्दी करना है, इसको हम डेराइव कर रहे हैं। ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 64 के, और अगर हम इसका स्क्वायर करके यहाँ ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आएगा अपने पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab और एक्स वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये इससे कट जाएगा, ये बात क्लियर है। और इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस में लेंगे, और इसमें आप देखोगे वाई स्क्वायर वाली टर्म कॉमन है तो वो कॉमन लेके तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इसमें भी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 64 प्लस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बस आपके पास इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस टी स्क्वायर। और यही हमने उस जो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन से हमने यही वाली इक्वेशन निकाली थी, कंपेयर किया था। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा था, किस प्रकार आप इन सवालों में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इधर मैथ्स एक्चुअली कंसेप्ट का ये है कि आप उधर के कंसेप्ट इधर लगा सकते हो और इधर के वहाँ, बस आपको आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जो बेस्ट तरीका आपको लगता है वो आप अपनाइए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है मेरा सॉल्व करने का तो आप इस तरीके से भी अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज के जो वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी अब सीरीज़ आगे चालू करूँगा, उसमें पूरा डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ बस ये है कि हम जल्द से जल्द कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पाएँ। जैसे आज का सवाल जो है हमारा तीसरा सवाल, वो कुछ इस प्रकार है कि एक ट्राइंगल है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल, जो कि राइट एंगल बनाता है किस पर, राइट एंगल बनाता है ए एंगल पर। कुछ इस प्रकार ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए, इसको बी और सी, राइट एंगल और बी, इफ सी क्या है, इसकी मीडियन है, सी इज अ मीडियन और BD एक मीडियन है। चलिए, इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि अगर दो मीडियंस हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, और उसकी जो छोटी वाली जो स्मॉलेस्ट मीडियन है उसको कंपेयर ना करें, बाकी की दो मीडियन को कंपेयर करें, तो उसमें एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या बनता है वो मैं आपको अभी यही बता देता हूँ। आपको फॉर्मूला भी याद होगा ही हो, और नहीं है तो मैं वो आपको रिलेशन यहाँ समझा देता हूँ। वो रिलेशन बनता है BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, अगर ये इसका ये मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। ये सिंपल रिलेशन है। आप इस सवाल को इसमें रखेंगे, जो भी है आंसर आपका आ जाएगा। जैसे इसमें CE क्या दिया है, 5/√13, और BD क्या दिया है, 10। BD कुछ दिया है क्या, BD पूछा है, नहीं दिया है। और BC आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो BD कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा, ये 5 × 10 × 500 हो जाएगा ये। बाकी ये 4 से अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो वापस से क्या, 25 × 5 125, ये 125, ठीक है, इसको हटा दो, 125, ये 125 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, BD का स्क्वायर आपसे पूछा है तो BD स्क्वायर लिख दीजिए। बाकी प्लस CE का क्या होगा स्क्वायर, 25 × 13, और ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा 25 13/4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर आपको, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है सॉल्व करने में। जैसे 125 मैं ही कर ही देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे क्या है ये सब। 25 × 13 कितने होंगे, 250, 25 थी 75, 325, और ये हो जाएगा 4। अगर इधर जाएगा तो ये 500 में से 325 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर 500 में से 325 जाएंगे तो 200, 175/4। इसको अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो आपके पास BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी ये 2, और अंडर रूट में 175 कितने होते हैं, 25 70, मतलब कि 5√7। दिस इज़ द आंसर। ये आंसर है कहीं, यस दिस इज़ द आंसर। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये मैं डेराइव करके नहीं बता रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ डेराइव कैसे करेंगे। आप इसमें A मान लीजिए, मीडियन है, इसको BB मान लीजिए। इससे आप BD निकाल लोगे, इस वाले ट्रायंगल को अगर कंपेयर करें ABD को, तो आप BD की वैल्यू निकाल लोगे। और अगर ट्रायंगल
सी ई को कंपेयर करें तो आप सी ई की वैल्यू निकाल लोगे और फिर आप उसको इक्वेट करोगे। ओके, सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच, कुछ प्रॉब्लम आ गई इस वजह से हमें वीडियो पॉज करना पड़ा। बाकी ये आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल, वो आपको एक मिनट फिर से ओके, चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारा आज का जो चौथा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A, द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M. If the distance from M to the hypotenuse is 2√2, then what is the distance from M to A? ओके, आई होप आप अपना काम कर चुके हैं। बाकी अब मेरा जो काम है वो मैं करता हूँ, ठीक है जी। ओके, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार, मान लीजिए, आप दिख रहा है क्या? हाँ जी, एक ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार, उसको मान लिया हमने, और उसका जो राइट एंगल है वो A पर है कुछ इस प्रकार, A, इसको हम B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स, अब ये एक्यूट होंगे दोनों, बिलो 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो इनके बाइसेक्टर्स ले लो, ये लीजिए। ओके, ये बाइसेक्टर्स हैं अल्फ़ा अल्फ़ा और ये बीटा बीटा मान लो, ठीक है। अब सवाल में क्या दे रखा है आपको कि एक्यूट एंगल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ये पॉइंट आपको M दे रखा है, ठीक है। और आपसे बोला है कि जो इस पॉइंट की जो दूरी है यहाँ तक वो कितनी है, वो आपको दे रखी है, इसकी दूरी दे रखी है 2√2। देखिए जी, सवाल बिल्कुल आसान है, आपको क्या बस एक चीज़ याद रखनी है कि इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता क्या है? इन सेंटर होता है, ठीक है जी। और अगर आप बोलें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, आपको पता है सर्कम सेंटर होता है, मीडियन का बाइसेक्टर सेंट्रॉइड होता है। तो आपको यहाँ क्या बताया है कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज एंगल बाइसेक्टर्स, तो आप इसको इन सेंटर मान सकते हो। अगर मान लो इसको हम कुछ इस प्रकार अंदर एक सर्कल बनाए, तो ये जो डिस्टेंस दी है हमको 2√2, ये इसकी इन रेडियस हो जाएगी। अगर ये इन रेडियस हो गई 2√2, तो आपको भी पता है कि अगर ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर बनाया जाए, ये लीजिए, ये भी एक इन रेडियस होगी, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ये भी इन रेडियस होगी। बस सवाल हो गया, अगर ये 2√2 है तो ये इन रेडियस, ये भी 2√2 होगा, और ये भी इन रेडियस है 2√2, और ये 90 डिग्री है, तो फिर तो ये स्क्वायर बन गया ना दोस्त। ओके, ये स्क्वायर बन गया। और अगर स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 2√2 और आपसे पूछा क्या है, एक मिनट, M to A, ये M पॉइंट था, आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये डिस्टेंस कुछ नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक डायगोनल है। किसका? स्क्वायर जो है उसका एक डायगोनल है। और हमको भी पता है कि हम डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √2a। अगर मान लो किसी स्क्वायर की एक साइड की भुजा का जो लेंथ है वो a है, तो आप उसकी डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते थे? √2a। तो लेकिन हमें सवाल में दे रखा है कि जो a की वैल्यू है वो 2√2 है, और हमको निकालना क्या है? हमको इसका भी √2 निकालना है, यही तो डायगोनल होगा इसका। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ √2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 × 2, और आपके पास इस 2 × 2 करेंगे तो 4, एंड आपसे 4 ही पूछा हुआ है। 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। क्या किया मैंने इसमें, इन सेंटर वाला जो कंसेप्ट है वो हमने यूज़ किया। और आपको भी पता है इन सेंटर अगर है सर्कल के अंदर कोई सर्कल, ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल बन रहा है, तो उसका जो रेडियस है वो उसी का इन सेंटर होगा। और इन सेंटर, जैसे इस सवाल में इन सेंटर एक भुजा की तरह बिहेव कर रहा है। इस स्क्वायर के लिए अगर हम ये स्क्वायर कंसीडर करें, तो इस स्क्वायर के लिए भुजा की तरह उसने बिहेव किया। और भुजा के अगर हम इसका पूछा है, AM पूछा है, और AM नथिंग मोर, ये तो हमसे डायगोनल पूछा है। तो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कैसे, डायगोनल निकालते कैसे हैं? भुजा का जो भी साइड होता है √2 × साइड। तो यही हमने किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपसे सवाल बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप रिवाइंड करके देखिए। और इसी में जो आज की क्लास का हमारा जो 5वां सवाल है वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप देखिए। आपने भी पढ़ा होगा, आपने डेकागन तक पढ़ा होगा, ऑक्टागन तक पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है, आप हेक्सागन आप बोल देते हैं। हेक्सागन की अगर एरिया निकालनी है तो आप क्या करते हैं? 6 × √3/4, √3
बाई 4a², क्योंकि ये इक्विलेटरल की एरिया हो जाती है एक ट्राइंगल की, और एक हेक्सागन में जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप आसानी से कर देते हैं। अब ये तो आप देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे, बाकी मैं किस प्रकार करूँगा सवाल को वो देख लीजिए। बस आसान है ये सवाल, बस ले लिया, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ कठिन सवाल ही आप ले रहे हैं। इस प्रकार के भी सवाल आ रहे हैं, तो आपको इस प्रकार के सवाल किस प्रकार करने हैं वो आपको भी थोड़ा ध्यान देना है। जैसे ये सवाल है, इसमें मैं क्या करूँगा वो आप देख लीजिए। मान लो आपके पास एक सर्कल है, क्योंकि एक जो डोडागन है, डोडागन मतलब क्या हुआ कि देखो डेकागन मतलब होता है 10 साइड्स, और डोडागन मतलब क्या, डो डेकागन मतलब होता है 2 + 10 साइड, मतलब कि ये 12 साइड का कोई पॉलीगन है। ये बात क्लियर हो गई। मान लो अगर 12 साइड का कोई पॉलीगन है और वो एक सर्कल में कुछ इस प्रकार अंदर है, 12 साइड का पॉलीगन है, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार आपकी साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता, मतलब नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एक बात बताइए, तो हम क्या करते हैं, जैसे 360 पूरे एंगल, पूरे जो सर्कल है उसका 360 डिग्री होता है उसका एंगल। अगर आप इसको 12 से भाग कर देंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल का आपके पास जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 12 × 36 30 डिग्री आ जाएगा। एक सेक्टर, ये वाला सेक्टर अगर अपन कंपेयर करें तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30। और आपको भी पता है अगर रेगुलर पॉलीगन है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है और आपको सवाल में दिया गया था इसका रेडियस 4 है, तो आप अगर इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो आप किस प्रकार निकालेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू जो साइड्स हैं, हाफ इंटू और जो साइड्स हैं, जैसे मान लो एक्स वाई साइड्स होती थी तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है, तो इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है उसको थीटा लेते थे। जैसे आप इस सवाल में आप देखोगे तो हाफ इंटू एक्स क्या हो गया 4 और वाई भी 4 हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, और साइन थीटा मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और 1/2 से अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो आपके पास जो एरिया है एक ट्रायंगल का, एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपको पूछा क्या है, इसमें कितने बन रहे थे, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें 12 ट्रायंगल बनेंगे ना यार, 12 ट्रायंगल बनेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 12 × 4 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस फिगर का जो डोडेकागन है इसका जो एरिया हमसे पूछा गया था इस फिगर में, तो आप वो आसानी से बता सकते हो कितना एरिया आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो है क्या, हाँ ये ऑप्शन ए ये आंसर दिया गया है। अगर मान लो आपसे इस सवाल में कुछ इस प्रकार का और पूछ लेते कि जो ये जो सेक्टर है, जो बचा हुआ सेक्टर वो है अपना जो सेक्टर, इसको अगर जैसे इसको पेंट कर दें और आपसे पूछ लें यहाँ पर कि चलो बताओ भाई ये जो पेंटेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है, तो आप कैसे बताओगे, सर्कल का एरिया निकाल लीजिए πr², रेडियस दी गया 4, और उसमें से अगर आप ये डोडेकागन जो है उसका एरिया अगर आप माइनस कर दोगे 48, तो आपके पास ये जो पेंटेड सरफेस है इसका आपको एरिया मिल जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इन सवालों में, बस ज़रूरी है कि लगा क्या रहे हो आप, कंसेप्ट क्या लगाना है वो आपको ध्यान में रखिए। चलिए, तो आज का हमारा जो आखिरी सवाल है इस वीडियो में वो देख लेते हैं। ये सवाल है, ये कुछ सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। इनको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आपने कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ा होगा कभी, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देता हूँ कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। तो पहले आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल को करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मान लो अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं और वो वेरिएबल बिल्कुल इक्वल टाइम्स दिए गए। मान लो एक इक्वेशन है उसमें ABC वेरिएबल मान लिया अपन ने, तो वो उस एक्सप्रेशन में जितनी बार A है उतनी बार B है अगर, और उतनी ही बार C है। मान लो ये 3A है और ये 3B हो गई, मान लो ये अलग कर लो, 3C हो गई, तो इस इक्वेशन को हम सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। जितने वेरिएबल हैं और उनको बराबर बार दिया गया है वहाँ हम कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहती है कि ये फिर तीनों जो वेरिएबल हैं B = C, ये बराबर हो जाते हैं, तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यही कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए आपके पास ये सवाल है, ये एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं आती। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री के आप बहुत सारे सवाल, आप 4 से 10 सवाल करेंगे तो आपको ये दिमाग में क्लिक कर जाएगी कि आपको ये सवाल, ये इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं, और आपको क्लिक कर जाती है। और कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री जैसे मैं आपको बताऊँगा अभी कि एक्चुअली किस प्रकार आप इन सवालों को उसके तरीके से
यूज़ करके, सिमेट्री का यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए ओके, अब जैसे आप इन सवालों में देखेंगे, आपसे सवाल में क्या पूछा है, एक्स वाई जेड पूछा है। ओके, एक्स वाई जेड अगर आपसे पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा आपको। जैसे मान लो यहाँ पर आप एक्स कितनी बार है, एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है, ये सब 2 बार हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस सिमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे सीधा, एक्स प्लस 1/y मल्टीप्लाई y प्लस 1/z प्लस मल्टीप्लाई z प्लस 1/x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी एब्रप्ट लग रही होगी कि कहाँ से आ गई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, कि एकदम से आप इसको फॉर्मूले में कैसे रख सकते हो। तो वो बात मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, पहले आप इसको सवाल कर लीजिए, फिर मैं आपको कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री किस तरीके से डराइव करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे इस वाली आप उसमें सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जैसे एक्स वाई जेड का अगर आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों में, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन, और ये हो जाएगा आपके पास 1/xyz ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये सिमेट्री का कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा, कंसेप्ट सिमेट्री का है। अब इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, इसको आप इसी प्रकार छोड़ दो अभी यहाँ, जैसे कि ये है ए बी सी, आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 1 इंटू 7/3, और माइनस में आप करेंगे 4 माइनस 1 माइनस 7/3। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा 28/3 माइनस 3 और 12 माइनस 3 माइनस 7, क्या आ रहा है आपके पास, ये लीजिए 28/3 माइनस का 15 और 7 22, 15 और 7 22, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा 6/3, और एक कट के 2 हो जाएगा। अब आपके पास सवाल में क्या है कि एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz ये 2 के बराबर है। तो आपको भी पता है कि हमने हमेशा अलजेब्रा में पढ़ा है 1/x, और x अगर प्लस होते हैं और 2 के बराबर हैं तो इसकी x की वैल्यू 1 होगी तभी पॉसिबल है। अब बस सेम कंडीशन यहाँ है, अगर ये 2 के बराबर है तो xyz क्या होना चाहिए 1, ये वाला भी xyz 1 होना चाहिए, और आप सवाल में xyz ही पूछा था तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये यस, ये तो बहुत आसान हो गया, आपको दो ऑप्शन सेम दे दिए थे, तुक्का लगा दे तब भी सही हो जाता है। बाकी ये xyz 1 ही होगा, चाहे आप C लगाइए या D लगाइए, दोनों में ऑप्शन सेम है। चलिए, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, सिमेट्री का कंसेप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाकी इसको हम डिटेल में आने वाले समय में कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के लेंगे, जो जिनसे हम हर एक क्वेश्चन के तहत एक ना एक कंसेप्ट आपको समझाएंगे, किस प्रकार आप हर कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो अलग अलग जगह पर। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। बाकी आने वाले समय में भी आपको ऐसे सवाल और मिलते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं, धन्यवाद।